नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए चाचा चौधरी की एक मज़ेदार और रोमांचक कॉमिक लेकर आया हूँ। चाचा चौधरी और राका का क्रोध। कहानी की शुरुआत एक डाकू से होती है जिसका नाम लोटपोट है। वह अपने साथी गोंजा के साथ मिलकर एक लड़के पर नजर रखे हुए होता है जो पीली कार चला रहा होता है। कुछ देर बाद लोटपोट और गोंजा उस कार का पीछा करने लगते हैं। आगे चलकर वह लड़का अपनी कार से उतरकर एक कपड़ों की दुकान में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े खरीदता है। जैसे ही वह कपड़े लेकर बाहर निकलता है तभी लोटपोट और गोंजा अचानक उसके सामने आ जाते हैं। दोनों उसकी कनपटी पर बंदूक रख देते हैं और उसे जबरन किडनैप करके अपनी वैन में बैठा लेते हैं। वैन में बैठते ही लोटपोट गोंजा से कहता है कि अब इसके पिता को फोन किया जाए। गोंजा उस लड़के के पिता सेठ राय को फोन मिलाता है। लोटपोट धमकाते हुए कहता है कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और अगर उसे जिंदा देखना है तो 10 करोड़ रुपए देने होंगे। पहले तो सेठ राय को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वे उसके बेटे से बात करवाते हैं तब सेठ राय घबरा जाते हैं और मान जाते हैं कि उनका बेटा सच में किडनैप हो चुका है। डाकू खुश होकर कहते हैं कि उनका मिशन कामयाब हो गया है। उधर दूसरी ओर चाचा चौधरी और साबू अपने घर पर आराम कर रहे होते हैं। साबू एक बड़े मटके से लस्सी पी रहा होता है। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि साबू यहाँ आराम कर रहा है और उधर उसकी चाची बिन्नी गुस्से में घर में घूम रही है। थोड़ी ही देर में बिन्नी बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। चाचा चौधरी अपनी पत्नी को देखते ही डरकर भागते हैं और पास खड़े एक ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। बिन्नी अंदर से आवाज देती है, अजी सुनते हो? नीचे से चाचा चौधरी जवाब देते हैं, शादी के बाद और किया ही क्या है। बिन्नी पूछती है कि महाभारत टीवी पर किस समय आता है। चाचा चौधरी हंसते हुए कहते हैं कि उनके घर में तो महाभारत 24 घंटे चलती रहती है। इसी दौरान सेठ राय घबराए हुए चाचा चौधरी के पास आते हैं और बताते हैं कि डाकू लोटपोट ने उनके बेटे निक्की का अपहरण कर लिया है और फिरौती में 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। वे हाथ जोड़कर चाचा चौधरी से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाते हैं। चाचा चौधरी उन्हें धान से बंधाते हैं और फोन मंगवाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी फोन पर डाकू का कॉल आता है। डाकू बताते हैं कि अगले दिन सुबह 9 बजे हाईवे के पुल पर आम के पेड़ के पास पैसे रख देने हैं। चाचा चौधरी शांत आवाज में हामी भर देते हैं। फोन कटते ही सेठ राय घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में 10 करोड़ रुपए देने होंगे। चाचा चौधरी समझाते हैं कि फिलहाल बेटे की जान बचाना सबसे जरूरी है और पैसों का इंतजाम करने को कहते हैं। अगले दिन चाचा चौधरी, साबू और सेठ राय एक ट्रक में बैठकर तय जगह पर पहुंच जाते हैं। वे आम के पेड़ के नीचे एक सूटकेस में 10 करोड़ रुपए रख देते हैं। थोड़ी ही देर में डाकू वहां पहुंचते हैं और बैग चेक करते हैं। पैसे देखकर लोटपोट गोंजा से कहता है कि लड़के को छोड़ दो, निक्के को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही डाकू बैग उठाते हैं साबू जोर से बोलता है कि बैग कहीं नहीं जाएगा। दरअसल बैग रस्सी से बंधा हुआ होता है। गुस्से में डाकू साबू पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। साबू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एक ही गुस्से में दोनों डाकुओं को दूर फेंक देता है। उसी समय दूसरी जगह प्रोफेसर जॉक अपनी लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर जोशी वहां आते हैं और बताते हैं कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। वे प्रोफेसर जॉक से कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगते हैं। कंप्यूटर पर काम करते हुए अचानक उन्हें अंतरिक्ष से एक अजीब सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि बहुत दूर छोड़ा गया एक सैटेलाइट असामान्य तरीके से हिल रहा है। असल में उस सैटेलाइट में राका फंसा हुआ होता है। अचानक उसका कैप्सूल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है और समंदर में गिर जाता है। प्रोफेसर जॉक समझ जाते हैं कि यह बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि राका वापस धरती पर आ चुका है। समंदर में 2 मछुआरे जाल डाल रहे होते हैं। जाल में कुछ बहुत भारी फंसता है और देखते ही देखते राका बाहर निकल आता है। वह मछुआरों को समंदर में फेंक देता है और नाव लेकर किनारे आ जाता है। इधर चाचा चौधरी के घर उनका कुत्ता रॉकेट रोने लगता है। बिन्नी कहती है कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है। तभी प्रोफेसर जॉक चाचा चौधरी को राका के लौटने की खबर देते हैं। चाचा चौधरी कहते हैं कि बदबू अपने आप को ज्यादा देर छुपा नहीं सकती। राका एक क्रिकेट स्टेडियम के पास पहुंच जाता है। खेल के दौरान मारी गई एक गेंद उसके सिर पर लग जाती है। गुस्से में वह स्टेडियम में घुस जाता है, आतंक मचा देता है और खिलाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है। पुलिस भी आती है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। टीवी पर खबर देखकर चाचा चौधरी राका को पहचान लेते हैं। वे साबू के साथ प्रोफेसर जॉक के पास पहुंचते हैं और सच्चाई जान लेते हैं कि राका की वापसी प्रोफेसर जोशी की गलती से हुई है। प्रोफेसर जॉक चाचा चौधरी और साबू को अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि राका को वापस धरती पर लाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जोशी है। प्रोफेसर जोशी अपनी बड़ी गलती स्वीकार कर लेते हैं। चाचा चौधरी उनसे कहते हैं, मिस्टर जोशी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक भूल ने पूरी दुनिया की आजादी को खतरे में डाल दिया है। दूसरी ओर राका से उसका एक चेला मिलने आता है और उसे राका किंग कहकर सलाम करता है। वह क्रिकेट मैदान में राका की तबाही देखकर बहुत प्रभावित होता है। राका उसे मुंडी उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन चेला समझाता है कि अगर उसे पूरी दुनिया जीतनी है तो उसे कुछ लोगों और शोशा की मदद लेनी पड़ेगी। राका उसकी बात मान जाता है और शोशा उसे अपनी चीफ लेडी होरान से मिलाने ले जाता है। वहां पहुंचते ही राका देखता है कि दरवाजा छोटा है तो वह दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। चीफ लेडी के चेले उस पर बंदूक तान देते हैं
लेकिन चीफ लेडी उन्हें रोक देती है। राका ऐलान करता है कि वह दुनिया फतह करने आया है। राका की ताकत परखने के लिए चीफ लेडी उसे पॉप स्टार जकीरा का अपहरण करने का आदेश देती है। राका शोशा के साथ वहां पहुंचता है। जकीरा अपने शो के बाद 4 बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकल रही होती है। जैसे ही राका उसके पास जाता है, बॉडीगार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन चक्रमाचार्य की औषधि के कारण गोलियों का राका पर कोई असर नहीं होता। वह अपनी बाजुका से कार उड़ा देता है और जकीरा को किडनैप कर लेता है। राका जकीरा को लेडी बॉस के पास ले जाता है। लेडी बॉस गुस्से में जकीरा को हंटर से मारने लगती है, क्योंकि उसने उसे एक म्यूजिकल प्रोग्राम में शामिल नहीं किया था। जकीरा के साथ हो रहे इस अन्याय को देखकर राका का दिल बदल जाता है। वह लेडी बॉस को रोकते हुए कहता है कि यह लड़की खूबसूरती का वरदान है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जब लेडी बॉस राका को भी मारने का हुक्म देती है, तो राका उसे एक जोरदार लात मारकर दीवार के बाहर फेंक देता है। वह जकीरा से कहता है कि अब उसे कोई खतरा नहीं है और वह उसके साथ चले, वह उसकी पूरी सुरक्षा करेगा। उधर चाचा चौधरी, साबू और इंस्पेक्टर उस जगह पहुंचते हैं जहां से जकीरा का अपहरण हुआ था। वे देखते हैं कि ट्रक बाजुका से उड़ा दिया गया है और बॉडीगार्ड्स मारे जा चुके हैं। तभी रॉकेट जमीन सूंघता है और उसे राका की गंध मिल जाती है। चाचा चौधरी कहते हैं, चलो रॉकेट का पीछा करते हैं, यही हमें राका तक पहुंचाएगा। रॉकेट के पीछे पीछे चलते हुए वे राका तक पहुंच जाते हैं। राका जकीरा को जबरन ले जा रहा होता है और जकीरा चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ। पीछे से साबू गरजता है, राका रुक जाओ। राका मुड़कर देखता है और कहता है, बुड्ढे तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है। साबू जवाब देता है, और तुम्हारी आजादी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राका अपनी बाजुका से फायर करता है। चाचा चौधरी झुककर बच जाते हैं और गोला एक इमारत से टकराकर उसे तबाह कर देता है। राका के गुस्से से कहीं दूर ज्वालामुखी फटने लगता है। इसके बाद साबू और राका के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान बाजुका जकीरा के पास गिर जाती है। जकीरा उसे उठाकर राका पर फायर कर देती है। जोरदार धमाका होता है और राका 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। जकीरा को लगता है कि राका मर गया, लेकिन चाचा चौधरी बताते हैं कि राका मर नहीं सकता, यही सबसे बड़ी समस्या है। कुछ ही पलों में राका के टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं। साबू एक बार फिर राका को उठाकर जमीन पर पटक देता है। राका चिल्लाता है, साबू मुझे नीचे उतारो, लेकिन साबू उसे अपने कंधे पर उठाकर एक लोहार के पास ले जाता है। चाचा चौधरी लोहार से कहते हैं कि उन्हें खूंखार जानवर को बंद करने के लिए बहुत बड़ा ड्रम चाहिए। लोहार एक विशाल ड्रम देता है। साबू राका को उसके अंदर डालकर ढक्कन बंद कर देता है, लेकिन राका ड्रम को जोर जोर से हिलाकर गिरा देता है। ढक्कन खुलते ही वह फिर आजाद हो जाता है। गुस्से में आकर वह ड्रम लोहारों पर फेंक देता है और वे मारे जाते हैं। इसके बाद राका अपने गुरु बाबा गुल के पास जाता है। बाबा गुल उसे समझाते हैं कि वह शरीर से बहुत बड़ा है, लेकिन दिमाग से छोटा है। वे सलाह देते हैं कि अगर वह किसी देश के प्रधानमंत्री को बंदी बना ले तो पूरी दुनिया उस पर राज करेगी। राका को यह योजना पसंद आ जाती है। वह एक काफिले पर हमला करता है जहां 2 लोग प्रधानमंत्री जैसे दिखते होते हैं। पहले वह भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन 2 बच्चों की बातचीत सुनकर उसे असली प्रधानमंत्री का पता चल जाता है और वह उन्हें उठा ले जाता है। चाचा चौधरी और साबू एक बार फिर राका का रास्ता रोकते हैं। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। राका साबू को घूंसा मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी पीछे से चाचा चौधरी चिल्लाते हैं, साबू फॉर्मूला नंबर 2 सोचा। साबू अपनी पूरी ताकत लगाकर राका को जोर से लात मारता है और उठाकर सीधे एक ट्रक में डाल देता है। चाचा चौधरी और साबू ट्रक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में साबू पूछता है कि क्या कोई जेलर राका को हमेशा के लिए बंद रख पाएगा। चाचा चौधरी कहते हैं कि वही वैज्ञानिक जिसकी गलती से राका धरती पर आया अब इसका हल भी बताएगा। वे प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। चाचा चौधरी बताते हैं कि राका पकड़ा जा चुका है और अब ऐसी जगह चाहिए जहां वह हमेशा के लिए पड़ा रहे और आबादी की तरफ ना आ सके। प्रोफेसर कंप्यूटर पर खोज करते हैं और बताते हैं कि हिंद महासागर में एक जबरदस्त सुनामी आने वाली है। उसकी ऊंची लहरें राका को अपने साथ बहाकर गहरे समंदर में ले जाएंगी। यह सुनकर चाचा चौधरी और साबू राका को ट्रक में लेकर वहां पहुंचते हैं। वे राका को बाहर निकालकर एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं। कुछ ही देर में भयानक सुनामी की लहरें उठती है। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं कि जल्दी भागो वरना लहरें उन्हें भी निगल लेंगी। दोनों सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, जबकि राका पत्थर से बंधा होने के कारण लहरों में फंस जाता है। सुनामी उसे गहरे समंदर में ले जाकर छोड़ देती है और राका हमेशा के लिए वहीं समा जाता है। अंत में चाचा चौधरी और साबू घर लौटते हैं। चाचा चौधरी बिन्नी से कहते हैं, खाना दो, बहुत भूख लगी है। बिन्नी हैरानी से कहती है, तुम लोग तो ऐसे डरे हुए हो जैसे भूत देख लिया हो। और इसी के साथ इस कॉमिक्स का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और बताइए कि अगली कौन सी कॉमिक्स आप एनिमेटेड रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।